sp2 sp। इसका भी है, sp2 इसका भी है। ठीक है, कैसे इसका sp2 है? क्योंकि देखो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है वो, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। तो एक बॉन्डेड एटम दो लोन पेयर, टोटल 3 आ जा रहा है स्टीरिक नंबर का वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग का sp2 हो जाता है। तो आसान हो गया कि नहीं बच्चों, sp है कि sp2 है पहचानना? बोल भाई, जिसका डाउट था। यस सर। सर ऑक्सीजन के पास 3 लोन पे रहेगा ना? 3 लोन पेयर क्यों आएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव थोड़ा ना है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ओके ऑक्सीजन समझ। के पास एक लोन पेयर होते हैं। न्यूट्रल ऑक्सीजन दिखा तो दो लोन पेयर ही देना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके सर। ठीक है। तो बच्चों ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो तुम लोग को बताए जाते हैं। तुम लोग के बुक्स वगैरह में सारी चीजें मिलेंगी नहीं, तो जिस जिस बच्चे जो सीटी के बच्चे हैं वो सारे फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, बोर्ड्स वाले भी इसको याद रख सकते हैं, आगे हेल्प ही होता है, आगे इससे मदद ही मिलेगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। पहले तो बात करते हैं बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीजें एक्सप्लेन करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट एक्सप्लेन्स फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि ये बताता है कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। तो इट एक्सप्लेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक सेकेंड, इट एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? पहला चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए वो एक्सप्लेन कर देता है। और क्या एक्सप्लेन करता है ये, कैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिटल के दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब ऑर्बिटल खाली होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग नहीं हो पाती, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन फिल होके इस तरह से इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। प्रोटॉन के अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं ऑर्बिटल में तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं जा पाएंगे और शील्डिंग हो पाती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन्स द शील्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड स्लैश कैरेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड भी एक्सप्लेन करेगा, और बॉन्ड बन रहा है तो कैरेक्टर भी एक्सप्लेन कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये बच्चों ये भी बताता है क्यों एक कोवेलेंट बॉन्ड पार्शियली आयनिक कैरेक्टर दिखाता है। बच्चों जब कभी भी तुम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो ऐसे दो ऑर्बिटल के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में होंगे। लेकिन जब ऐसे बनाते हो, ऐसे दो ऑर्बिटल्स के बीच में बनाते हो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जैसे एच और सी, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के साथ हो जाते हैं। तुम लोग देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बीच में था सेंटर में, और इसमें कैसे हो जा रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ को थोड़ा शिफ्ट हो गया। कैन यू सी द स्लाइड शिफ्टिंग? नोटिस कर पा रहे यस हो? सर। ये पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी एक्सप्लेन करता है। इस वजह से क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज डेवलप हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव इस पे, डेल्टा पॉजिटिव इस पे। तो चार्ज डेवलप तो कौन से तरह के बॉन्ड में होता है बच्चों, कोवेलेंट में होता है कि आयनिक बॉन्ड में होता है चार्ज? बताओ, आयनिक बॉन्ड में होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड पार्शियल, पूरी तरह से चार्ज नहीं, इसके लिए पार्शियल आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से। ठीक है, एंड लास्टली थोड़ी सी स्टेबिलिटी बताता है बच्चों, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर ले। तो स्टेबिलिटी एंड देयर इज एन इफेक्ट कॉल्ड रेजोनेंस। तुम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है इसके बारे में, रेजोनेंस पढ़ा है? यस सर। तो रेजोनेंस और स्टेबिलिटी ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करता है।
वो रेजोनेंस कैसे होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से बेंजीन या फिर दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं करता। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा बच्चों। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। तो पहली चीज जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो ये नहीं कर पाता है कि हाउ डज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इट फेल्स टू एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन कर रहा था ऊपर देख लिया हमने, इट फेल्स टू एक्सप्लेन। पहला चीज जो नहीं एक्सप्लेन कर पाता वो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये नहीं बता पाता। दूसरा नहीं पता पता बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ, यस, किसी को कुछ पूछना है? डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, वो मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है और क्यों बन रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जो है सच एज B2H6, वो नहीं एक्सप्लेन। एस ब्लॉक में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े बच्चों, क्यों ये मॉलिक्यूल बनते हैं, बिकॉज ऑफ बनाना बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो बनाना बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बन पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, कुछ भी आइडिया नहीं देता बच्चों ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी मदद से ये चीज समझा नहीं जा सकता। ऑल्सो बच्चों, एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखो ऑक्सीजन का अगर तुम लोग देखोगे O2 फॉर्मेशन, तो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका, 1s2 2s2 2p2। और इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p2, राइट। इसके अंदर भी p ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं p ऑर्बिटल ड्रॉ करूं इसको, तो ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे दिखा देते हैं बच्चे। सो 2 नहीं 4 होगा ना, सॉरी। बच्चे तुम लोग सुन रहे हो, मुझे आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। बच्चों मेरे को करेक्ट क्यों नहीं करे तुम लोग? 2p4 हो रहा है, ठीक है। 2p4, यहाँ पे भी देखो 2p4 हो जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ओवरलैप करके दो बॉन्ड बना लेने चाहिए आपस में। और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही होता है क्या बच्चों, है कि नहीं? नहीं सर, कितना? डबल ही होता ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? होता है सर, O2। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, अगर इन दोनों ओवरलैप करना है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन सकता है। मैं ऑर्बिटल डायग्राम से भी बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल है और ये दूसरे ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है, और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। देखो, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक एक। और ये देख रहे हो, ये एक एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, एक लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, लैटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड, डबल Sigma बॉन्ड pi. बनना चाहिए। तो बॉन्ड तो बन रहा है, ये तो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या इसके अंदर कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये देखो, ये वाला इसके साथ पैर हो जाएगा, ये वाला इसके साथ पैर हो जा रहा है। एक हो रहा है एक्चुअली और एक हो रहा है लैटरली ओवरलैप। तो बच्चों जब पैरिंग हो जा रही है, तो बताओ कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं क्या इसके अंदर पैरिंग के बाद? No, sir. नहीं बच रहे। नो सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं होते हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन मैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक बोलते हैं। बट एक्चुअली में ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं है बच्चों। एक्चुअली में ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन जब बॉन्ड बना ले, तो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है बच्चों। रियलिटी में ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक नहीं। ठीक है, एज पर लिख देता हूं मैं, ये सारी चीजें मैं लिख देता हूं जो बताया मैंने। एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, O2 molecule
should be diamagnetic. Diamagnetic because इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. But in reality, O2 is paramagnetic. So there is one more failure of VBT. It fails to explain how this O2 is paramagnetic. Paramagnetic property of O2 molecule. समझ में आया बच्चों? एक और फेलियर VBT का. तीनों फेलियर समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये तीन चीजें VBT अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाता इसके लिए नए थ्योरी की जरूरत पड़ गई बच्चों अब लोगों को. जो नई थ्योरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे बच्चों. बहुत बहुत यूजफुल थ्योरी है बच्चों, और इस पे भर के सवाल पूछे जाते हैं. MO2 CT वाले बच्चे इसको बिल्कुल लाइटली ना ले. बच्चों तुम लोग को पता है हर एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों ऑर्बिटल्स? व्हाट आर ऑर्बिटल्स? The in the orbit, the tendency where the probability of finding electron is more. यस, द प्लेसेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को पता है. बच्चों तुम लोग को ये भी बात पता होगी कि एटम आपस में कंबाइन होके एटॉमिक और मॉलिक्यूल बनाते हैं. सही बात है ना? जब दो या फिर दो अलग अलग तरह के एटम, दो सेम या फिर डिफरेंट एटम जब साथ में जुड़ते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल. एटम्स combines together to form molecule. Is this true बच्चों? सही बात है? Yes, sir. सही बात है. तो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं. मॉलिक्यूल दो तरीके के हो सकते हैं. अगर सेम एटम कंबाइन हुए हैं तो जो मॉलिक्यूल मिलेगा, एक ही तरह के एटम कंबाइन हुए तो जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलते हैं. और अलग अलग एटम कंबाइन होकर अगर मॉलिक्यूल बने हैं तो उसको हेट्रोन्यूक्लियर बोलते हैं. दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं होमोन्यूक्लियर और एक हो जाते हैं बच्चों हेट्रोन्यूक्लियर. ठीक है, तो होमोन्यूक्लियर क्या होते हैं? व्हेन टू डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटम जब कंबाइन, सेम एलिमेंट combines to form a molecule then it is called homonuclear. ठीक है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल बता सकते हो बच्चों कोई? यस. Cl2, Cl2 और कोई? Br2 सब हैलोजेंस ले सकते हैं सारे हैलोजन. हैलोजन के अलावा सर. बताओ. H2 भी ले सकते हैं. H2. एक H, और बोलो. O2, N2, N S8, N3. O3. N3 कहाँ पे होता है भाई? N3 तो आज तक नहीं पढ़ा मैंने. N2 बराबर. O3 हो जाएगा ना? O3 हो सकता है ओजोन. हाँ sir. Two different atoms of different elements, अलग अलग एलिमेंट्स के.
combines to form a molecule then it is called heteronuclear molecule. Example H2O, CO2. H2, H2O. CO2 और सर इसमें हम लोग मीथेन ले सकते हैं? मीथेन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दो अलग अलग न्यूक्लियस है ना उसके अंदर, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम है। मीथेन आ गया, ठीक है, BeF2 आ गया, BCl3 आ गया, ये सब आज BCl3. ये सब आ जाते हैं घर पे। तो होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर क्या होते हैं समझ में आ गया ना सभी को। तो होमोन्यूक्लियर हेट्रोन्यूक्लियर Yes, sir. बच्चों जिस तरह सर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 2 होना चाहिए ना? एटॉमिसिटी की बात कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है नहीं, बट मैं सर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि कोई एल्केन चेन नहीं लिख सकते ना, बस दो ही अलग टाइप के एलिमेंट्स चाहिए। आई मीन यू कैन हैव टू और मोर। यहाँ पे मेरे को थोड़ा, तो सर यहाँ पे हम इथेन, प्रोपेन ये सब एग्जांपल्स में ले सकते हैं स्टडी हाँ करने के लिए? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। इथेन प्रोपेन, टू और मोर डिफरेंट एटम्स चाहिए अपने को, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दो ही, मतलब डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं एटम अलग अलग एलिमेंट के, ठीक है। जैसे कि फॉर ओके एग्जाम्पल सर। CH3OH. CH3OH, यस, मिथेनॉल हो सकता है, ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के वैरायटी भी ले सकते हो तुम लोग इसमें, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये सब हो जाता है बच्चों, ये डेफिनेशन हो जाता है होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर का। बच्चों तुम लोगों को पता है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के पाने की सबसे सही जगह होती है ऑर्बिटल, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहीं पे होता है इलेक्ट्रॉन को मिलने का। तो जिस तरह से एक एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स में भी ऐसी जगहें होती हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की सबसे ज्यादा संभावना हो, ठीक है। तो जिस तरह से एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वैसे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। जिस वक्त एटम कंबाइन हो रहा रहता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसी वक्त उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंबाइन हो रहे होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। ये मैं लिख देता हूं, व्हेन एटम्स combine together to form molecules, their atomic orbital, their atomic orbital also combines to form molecular orbitals. This phenomenon is called linear combination of atomic orbital, या फिर शॉर्ट में बोल दो LCAO। व्हाट इज LCAO है? LCAO बताओ जरा। Linear combination of atomic orbital. What is that? It is the combination of atomic orbitals so as to form molecular orbital. क्या बात समझ में आ रही है सभी को? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको हम लोग। लेट्स, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है,
ठीक है, जिसके अंदर भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट स्पिन में। ये दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ये दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, और जब इनको कंबाइन करूंगा, एटम को कंबाइन करूंगा, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइन होंगे, होंगे कि नहीं बच्चों, बताओ जरा, होंगे कि नहीं? Yes, sir. तो ये देखो, दो एटम आपस में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ में इनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी जुड़ गए। तो पहले ये ऑर्बिटल क्या थे बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल थे, दिस वाज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन अब क्या बन गया दोनों जुड़ के? Sir, atomic orbital, molecular orbital. ऑर्बिटल्स। बच्चों याद रखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं ना, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है हुआ है? एक बना हुआ है, एक और बना होगा, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, इसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो रहे। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो इस तरह से समझ में नहीं आता, क्योंकि दूसरा वाला जो बन रहा है वो दिख नहीं पा रहा है, इसके लिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनाना होता है तो हम लोग ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ये 1s1 है, उसको ऐसे लिख दूं बच्चों, चलेगा? और ये 1s2 है, ये 1s1 है दूसरे हाइड्रोजन का, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास में आ रहे हैं और कंबाइन हो रहे हैं। ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है बच्चों, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा लो एनर्जी पे, जिसकी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, देखो लो एनर्जी पे एक बन गया, और एक बनेगा हाई एनर्जी पे, ठीक है, जिसके अंदर फिल करना मुश्किल है। ठीक है, हाई एनर्जी पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं? सबसे पहले लो एनर्जी वाले में, और वो लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल तुम लोग ऊपर देख पा रहे हो, ये जो ऊपर देख पा रहे हो ना तुम लोग, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये सिर्फ लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हाई एनर्जी पे होता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है, इसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉन पहले नहीं फिल हुआ, पहले लो एनर्जी वाले में फिल हो गया। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. तो 1s1 ये था, ये भी 1s1 है। ठीक है, याद रखना बच्चों, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक हाई एनर्जी पे बनेगा, अगर दो कंबाइन हो रहे तो दो ही बनेंगे, एक हाई एनर्जी पे बनेगा, एक लो एनर्जी पे, हमेशा पेयर्स में बनते हैं, एक लो एक हाई, एक लो एक हाई बनता ही है। ठीक है, जिसमें से लो वाले को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग और हाई वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? इतनी बात क्लियर हो गई? यस। सर अगर दोनों हाई रहेंगे तो रिपल्शन होगा, और दोनों लो रहेंगे तो? दोनों लो रहेंगे तो मतलब? सर एक हाई और एक लो, ऐसा हो के सर ये बॉन्ड बनता है ना? मीन हमेशा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो हमेशा पेयर्स में बनते हैं, एक हाई एक लो, की एनर्जी जो कम हुई है वो कंपनसेट हो जाए एनर्जी बढ़ के। देखिए ये तेरा बैरी सेंटर है, ये एनर्जी थी ऑर्बिटल्स की, अगर एनर्जी कहीं पे कम हो रही है तो कहीं पे एनर्जी बढ़ी भी होगी ना, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस। ठीक है, तो एनर्जी अगर एक ऑर्बिटल की डिक्रीज हो रही है तो एक कहीं ना कहीं तो एनर्जी बड़ी होगी। जो जो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जा रहा है, और जो डिक्रीज हुई है एनर्जी, जो लॉस हुई है एनर्जी, उसको कोई दूसरा ऑर्बिटल गेन करके हाई एनर्जी लेवल पे चल जा रहा है। जो गेन करके हाई एनर्जी लेवल पे जा रहा है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो डिक्रीज करके लो एनर्जी पे आ रहा है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाना प्रेफर करते हैं जिसकी एनर्जी लो है, क्योंकि लो एनर्जी मतलब क्या होती है? ज्यादा स्टेबिलिटी होती है Low ना। stability. तो इसके लिए बॉन्डिंग पहले फिल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एंटी बॉन्डिंग में कभी फिल ही नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में भी फिल होगा। ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग फिल होने के बाद। क्या बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सर समझ गया। सर उसका एग्जांपल दो ना.
जो हीलियम एंटी बॉन्डिंग में जलते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल को देख ले, He। He रहता तो क्या होता, 1s2 होता। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते, तो बॉन्डिंग में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 गए, 2 फिल हो गया। उसके बाद जो बचे हुए 2 है, कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 4। 4 है। तो 2 तो फिल हो गए, 2 बच गए, वो कहाँ पे जाएंगे भाई? वो एंटी बॉन्डिंग में ही तो जाएंगे ना, है कि नहीं? यस अच्छा सर। सर, तो 1s2 जो है वो बॉन्डिंग और 2s2 है वो एंटी बॉन्डिंग। नहीं नहीं, ये 1s2 2s2 नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट नेम्स दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2p y, ये सब है नेक्स्ट क्लास में। हम लोग बच्चों आज के क्लास में नहीं डिस्कस कर पाएंगे हम लोग, टाइम कंस्ट्रेन होने की वजह से। बट फिलहाल के लिए मैंने थोड़े बेसिक्स बताए हैं, जिसको पीडीएफ में भी तुम लोग को दे दिया जाएगा, तो उसको अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के आना है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और होमवर्क बच्चों, होमवर्क लिख लो फटाफट। होमवर्क, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑल 3 टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइम्स करके लेके आना है, पढ़ के करके लेके आना है, सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये करके लेके आना है। एंड जस्ट रीड द टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस अबाउट एमओटी टुडे। ठीक है, एमओटी को रीड करो, पूरा चैप्टर भी इनफैक्ट एक बार रिवाइज करके आना, बट एमओटी तो खासकर अच्छे से 2-3 बार पढ़ के आना। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो टॉपिक मैंने कराया उसमें। यस एवरीवन क्लियर विद दिस? यस यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में बच्चों बची हुई टॉपिक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो होमवर्क दिए अपने टाइम पे सबमिट करके आना, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी। यस, किसी को कुछ डाउट? कैन यू सेंड द Yes, sir. रिकॉर्डिंग ऑफ रेजोनेंस दैट यू हैव टेकन जेई बैच? जेई बैच में देखना पड़ेगा अभी रुद्राक्ष, रेजोनेंस का रिकॉर्डिंग ढूंढ के निकाल के सॉर्ट करके सेंड करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलो यस सर। चलो बच्चों, मिलते हैं, ख्याल रखो अपना। हैव अ नाइस डे।